अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सो आमीन। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मजीद तेजी लाने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर दुखी हैं, लेकिन कुछ जो हो रहा है उससे हमारे जज्बे और भी बढ़ेंगे। फख्र है, साथ ही जुर्रत से हालात का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जारहाना किरदार अदा करने की हिदायत भी कर दी। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद मजीद तेज करने का फैसला कर लिया। पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में मरकजी रहनुमाओं की शिरकत, अहम फैसले कर लिए गए। जराये के मुताबिक इजलास में अरकान ने नवाज शरीफ की क़यादत पर एक बार फिर एतमाद का इजहार किया। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तजावीज तलब कर ली। ये भी फैसला हुआ किसी भी फर्द की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल और एहतजाज किया जाएगा। नवाज शरीफ ने इजलास में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जारहाना किरदार अदा करने की हदायत देते हुए कहा कि पीडीएमए के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ नून लीग मौसर किरदार अदा करें। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम क़यादत से खुद राब्ता करने का फैसला किया। अपने वीडियो लिंक खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी और इस्तिकलाल का मुजाहरा किया है। हम हक के रास्ते पर हैं, हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ कल सलूक किया गया है, और मैं यानी कि इस मामले में बहुत दुखी हूं, लेकिन इससे हमारा जज्बा और भी ज्यादा बुलंद होता है कि हम अपनी जदोजहद को और तेज करें, उसको और मुस्तहकम करें। इस मौका पर अपने खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मियां शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया कि हमारे कायद नवाज शरीफ हैं। भाई ने न सिर्फ भाई होने का हक अदा किया, बल्कि उसने इतनी जाती मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए, सियासी मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए, जाते जाते वो ये पैगाम कौम को और मुस्लिम लीग नून को दे गए कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को बिला जवाज करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ का ट्रायल हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी हुकूमत की कमजोरी और बुज़दिली का सबूत है। शहबाज शरीफ साहब तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुकूमत की बुज़दिली का सबूत है। इस वज़ीर-ए-आज़म के हथकंडों का सबूत है कि आपने रेफरेंस फाइल किया हुआ है। आज गिरफ्तारी की कौन सी वजह है? साबिक वजीर आजम ने दो टोक मौकफ अपनाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मसाइल हल करने में नाकाम रही। बेरोजगारी और महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इंसानी हकूक को सलब किया जा रहा है। अवाम को मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत मईशियत और जमहूरियत के लिए खतरा बन चुकी है। नैब अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोयटा जलसे से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। ये झूठे मुकदमे करके हुकूमत नहीं बचा सकते। हुकूमत से निजात तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। एपीसी में शरीक जमातों ने मिलकर जिद्दोजहद करने का फैसला किया है। उसकी पहली स्टीयरिंग कमेटी का कल इजलास हुआ और हमने ये फैसला किया है कि 11 अक्टूबर से कोयटा के जलसे आम से इस हुकूमत के खिलाफ हम एक एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम पाकिस्तान को इस धांधली के जरिए मुसल्लत हुकूमत से निजात ना दिला दें, जिसने मईशत तबाह कर दी, मुल्क बर्बाद कर दिया और कश्मीर का सौदा कर दिया। नून लीग बाहर चली गई, शीन लीग अंदर हो गई, सिर्फ मीम लीग रह गई जो अब खुलकर अपना खेल खेल रही है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा ये पहाड़ पर चढ़े, खंबे पर चढ़े या यूएनओ चले जाएं, इमरान खान एनआरओ नहीं देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आसिफ अली जरदारी का नाम जमहूरियत रख दिया। जब करप्शन की बात करें इन्हें जमहूरियत याद आती है।
अगर तो ये चलेंगे आइन और कानून के दायरे के अंदर, फिर तो ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, जमहूरियत के अंदर जनाब चले। एक बात मैं बता दूं, ये ची करें या पी करें, ये एहतजाज करें, ये खंबे पे चढ़े, केटू की पहाड़ी पे चढ़े, ये यूएनओ के पास जाए, ये दुनिया के किसी फोरम पे चले जाए, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इनको एमआरओ नहीं देंगे। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। में गैस बहरान पर आवाज उठाना अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली को महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफा तलब करने पर फिरदौस शमीम नकवी ने गवर्नर सिंध को अपना इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। पीटीआई रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने चंद रोज कबल कराची में गैस बहरान पर अपनी हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी और साथ ही वजीर आजम इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया था। फिरदौस शमीम नकवी ने अपने बयान पर ट्वीट के जरिए माजरत भी की थी, लेकिन पीटीआई की मरकजी क़यादत ने फिरदौस शमीम से इस्तीफा तलब किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफे की तस्दीक की है। इमरान इस्माइल का कहना था कि फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफा उसी रोज माजरत करने के बाद दे दिया था, ताहम इस हवाले से अभी वजीर आजम ने कोई फैसला नहीं किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि फिरदौस शमीम नकवी ने इखलाकी बुनियाद पर इस्तीफा मुझे दिया है। वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा तलब करना तहरीक इंसाफ की आमराना सोच की अक्कासी करती है। फिरदौस शमीम नकवी की जबान फिसल गई, मगर उनके कायदीन सच सुनना गवारा नहीं करते। ये तो वैसे भी पहले भी अगर आप इनका देख लें जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो जो बड़े प्रोसेस से जिस पर ये बड़ा फख्र किया करते थे कि जी हमने पीटीआई में जो इलेक्शंस हैं, दीगर चीज़ें हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कराई हैं। आपको जस्टिस जो हैं वजीउद्दीन साहब याद होंगे, हामिद खान साहब याद आ रहे होंगे, अकबर एस बाबर याद आ रहे होंगे। इस तरह के बहुत से जो हकीकत बात करते हैं, हकीकी बात करते हैं, तो उनके साथ इन्होंने क्या किया। और इसी तरह अगर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने सच्ची बात की और उस पर इन्होंने एक्शन लिया, हालांकि हमारे कुछ दोस्तों का ये मौक़िफ़ है कि उनकी स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, जिसकी बाद में उन्होंने माजरत भी कर ली थी, लेकिन ये सच सुनना गवारा ही नहीं करते। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है 60 की दहाई के बाद पाकिस्तान में एलीट क्लास के लिए पॉलिसीज बनाई गई, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। मुल्क का मनी लॉन्ड्रिंग कानून भी ताकतवरों को नहीं पकड़ सकता। तालीमी निजाम में तफरीक तरक्की की राह में रुकावट है। मुल्क में गरीबों को ऊपर लाना हमारा विजन, पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। हमारी विजन है कि पाकिस्तान में गरीब लोगों को जो पीछे रह गए हैं उनको ऊपर लेके आना। हमारे मुल्क में अगर एक वजह मैं बताऊं कि हम अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे कि 60s के अंदर पाकिस्तान, मैं लोगों को याद करवाता हूं कि सारे खित्ते में सबसे तेजी से डेवलप हो रहा था, दुनिया मिसाल देती थी पाकिस्तान की। तो हम पीछे इसलिए रह गए कि हमने हमारे जो प्लानिंग की गई वो सिर्फ एक एलिटिस्ट कल्चर, एलीट कैप्चर, सारा कुछ एक छोटे से तबके के लिए कॉन्सेंट्रेट हो गया। आज हमने ये MOU विटनेस किया है, ये बड़ी पॉजिटिव चीज है कि हमने ये सोचा कि वो जो सबसे पीछे इलाके हैं उनको हम कनेक्ट करें। कनेक्टिविटी हम सब जानते हैं कि एक बहुत जबरदस्त तरीका है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर लाने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने रिमार्क के मुजरिम का इंतहाई शर्मनाक रवैया है। नवाज शरीफ को पता है कि वो पूरे निजाम को शिकस्त देकर गया, वहां बैठकर हंसता होगा, पूरा सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा, सारा सिस्टम शामिल है सिफारत खाने, इदारे, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक दफा फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा वारंट्स की तामील के लिए दोबारा एवन फील्ड अपार्टमेंट्स गया, ताहम एवन फील्ड अपार्टमेंट्स पर मौजूद
शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इजहार बरहमी करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से सख्त रिमार्क्स में कहा कि मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गया और लंदन बैठकर अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते कि मुझे वारंट गिरफ्तारी का इल्म नहीं। उनका बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तज़हीक है। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस एक केस की वजह से बाकी केस इल्तवा का शिकार हैं। हजारों केस इल्तवा हैं और यहाँ इस केस में वक्त जाया कर रहे हैं। जितनी कोशिश एक मुजरिम को वारंट पहुँचाने में लग रही, कई साइलिन को रिलीफ दिया जा सकता है। अदालत, हुकूमत, दफ्तर खारजा और हाई कमीशन मिलकर एक वारंट की तामील करा रहे हैं। अदालत ने कहा कि मुजरिम का इंतहाई शर्मनाक रवैया है। लंदन में मौजूद कौंसल अताशी का बयान वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पाक लेन रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया और एहतसाब अदालत में पाक लेन रेफरेंस का ट्रायल रेफरेंस में फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नाइक अदालत में पेश हुए और मौकफ अपनाया कि हमने एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज किया है। रेफरेंस दायर करते हुए नैब कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। ये बैंकिंग कोड का केस है, इसका नैब से कोई ताल्लुक नहीं। फारूक नाइक ने दलाल देते हुए कहा कि एहतसाब अदालत में भी 2 दरख्वास्तें दायर की, ताहम एहतसाब अदालत ने दोनों दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। दायरा इख्तियार से मुतालिक हमारी दरख्वास्त मेरिट को नजरअंदाज करके खारिज की गई। ये केस मॉर्गेज और पर्सनल प्रॉपर्टी का है। पार्क लेन के कर्ज का मामला बैंकिंग कोड में ज़ेरे इल्तवा है। वहाँ से फैसला हुए बगैर डिफॉल्ट का रेफरेंस एहतसाब अदालत नहीं सुन सकती। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 14 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। पार्क लेन रेफरेंस का ट्रायल फौरी तौर पर रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोकर, साक्ष न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं न्यूज बुलेटिन में। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हुकूमत ने वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को नया नेवल चीफ तैनात करने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम इमरान खान की मुशावरत से मंजूरी दी। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी है और वो 6 अक्टूबर को ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पहले पीएमए लॉन्ग कोर्स के रिटायर्ड फौजी अफसरों ने मुलाकात की। मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से नेवल चीफ ने भी अलविदाई मुलाकात की। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फर्स्ट पीएमए लॉन्ग कोर्ट से जीएचक्यू रावलपिंडी में मुलाकात की। आईएसपीआर का कहना है कि जीएचक्यू में आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले पाक फौज के सीनियर तरीन रिटायर्ड अफसरान ने मौजूदा सिक्योरिटी माहौल पर अपने ख्यालात शेयर किए। सीनियर अफसरान ने पाकिस्तान, खास तौर पर पाक फौज को दरपेश चैलेंजेस पर अपने तजर्बात की रोशनी में ख्यालात शेयर किए। इस मौका पर आर्मी चीफ ने पाक फौज के सीनियर अफसरान की कुर्बानियों और कायदाना किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से सरबराह पाक बहरिया ने अलविदाई मुलाकात की। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी को हेडक्वार्टर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जीएचक्यू पहुंचने पर नेवल चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी और फूल चढ़ाए। इस मौका पर आर्मी चीफ ने शानदार कैरियर के दौरान कौम की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। सियालकोट से मुबैना भारतीय जासूस गिरफ्तार भारतीय शहरी ने गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर की। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तारी सरहदी गांव सजीदगढ़ से अमल में लाई गई। पुलिस के मुताबिक भारतीय शहरी हरिंदर सिंह उर्फ एकम मजीद का ताल्लुक भारतीय शहर गुरदासपुर से है। सियालकोट से मुबैना भारतीय जासूस गिरफ्तार भारतीय शहरी ने गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर की। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी सरहदी गांव सजीदगढ़ से अमल में लाई गई। अफगान कौमी मसालिहती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के वफ्द से मुलाकात की। इस मौके पर खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात पर भी तफसीली बातचीत की। अब्दुल्ला का कहना था, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। इसने अफगानिस्तान के अमन अमल में अपना गैर मामूली और तारीखी किरदार अदा किया है। दौरा पाकिस्तान के दौरान अफगान मुसालहती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला ने इस्लामाबाद में इस्लामी नजरियाती कौंसिल के वफ्द से मुलाकात की।
वफ्द की क़ियादत डॉक्टर किबला अयाज ने की। वफ्द में रुकन कौंसल अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी और दीगर शरीक हुए। इस मौका पर डॉक्टर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी उलमा और खास तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का शुक्रिया अदा किया और उनकी इस्लामी रियासत के लिए खिदमात को सराहा। अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने अफगानों के दिलों की बात की और क़याम अमन के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तानी उलमा अफगानिस्तान में क़याम अमन में अपना भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने दोहा कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि हमने तालिबान से समझौते के जो खुदोखाल तय किए हैं उनके अंदर रहकर ही मजीद इकदाम उठा सकते हैं ताकि दोनों जानब से अमन का सिलसिला बरकरार रहे। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने मौजूद मेहमान को शाल, जबकि मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने अपनी लिखी हुई किताबों का तोहफा भी पेश किया। इससे कबल अफगान मुसालहती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर सियासी क़यादत से भी मुलाकातें की। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया। साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने गिलगित और सैयद मेहदी शाह ने स्कर्दू में कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसी पे रिपोर्ट करेंगे गुलाम अली वफा। गिलगित के 3 हलकों से 88 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। हलका नंबर 1 और 2 से 37, जबकि हलका नंबर 3 से 14 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। नगर हलका 4 से 28 और नगर हलका 5 से 33 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। GBLA 7 स्कर्दू 1 से साबिक वजीर आला सैयद मेहदी शाह समेत 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए। स्कर्दू हलका नंबर 2 से 18 और हलका नंबर 3 से 14, स्कर्दू हलका नंबर 4 से 23, GBLA खरमिंग से 20 और GBLA 12 शिगर से 5, GBLA 22 गांचे 1 से 14 और गांचे 2 से 23 और गांचे 3 से 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए। इसी तरह हलका 1 और 2 स्कर्दू से 62 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए। तमाम उम्मीदवारों की हमायतों ने रैली की शक्ल में नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस आए और नारेबाजी करते हुए अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वालेहाना वाबस्तगी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की तारीख में 5 अक्टूबर तक इजाफा कर दिया है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। में तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका। प्राइमरी क्लासेस शुरू होने के पहले रोज बच्चे खुश दिखाई दिया। साथी का कहना है SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलूच। इस्लामाबाद में तीसरे मरहले में प्राइमरी के बच्चों की भी क्लासेस शुरू हो गई। स्कूलों में SOPs के मुताबिक इंतजामात किए गए हैं। बच्चों को मास्क की पाबंदी और समाजी दूरी की सख्ती से पाबंदी कराई जा रही है। बच्चे कहते हैं स्कूल में पहला दिन अच्छा गुजरा, खूब पढ़ाई की, असातिज़ा और दोस्तों से भी मिले। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम स्कूल आए हैं, हम अपने फ्रेंड से मिले, टीचर से हमने बात की है, टीचर ने आज पढ़ाया है, हमें बहुत अच्छा लगा। पहले घर में जब होते थे तब मजा नहीं आता था, इसलिए अब स्कूल आए तो बहुत मजा आता है स्कूल में, अब दिल भी करता है स्कूल आने का। असातिज़ा कहते हैं SOPs को फॉलो किया जा रहा है। बच्चों की तालीम के साथ उनकी सेहत का भी ख्याल बहुत जरूरी है। क्लासरूम में हमने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा हुआ है और क्रॉस लगाए, वहाँ पे बच्चे नहीं बैठे और बच्चों को जो ही आते हैं उनको सेशन दी है कि आप लोगों ने SOP का कैसे ख्याल रखना हो, मास्क किसी भी सूरत में वो नहीं उतारना है। SOPs को फॉलो करने की ट्रेनिंग बार बार की जा रही है। उनको जगह जगह बताया गया है कि आपने SOPs को फॉलो करना है, चाहे वो क्लासेस में हो, चाहे वो वॉशरूम के बाहर हो, चाहे वो कॉरिडोर्स में जा रहे हों, हर जगह पर उनको अवेयरनेस के लिए पोस्टर्स और पम्फलेट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल किया हुआ है। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल F71 में SOPs के मुताबिक इक़दामात किए गए हैं ताकि बच्चों को वबा से महफूज रखा जाए और उनकी तालीम का सिलसिला भी जारी रहे। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। कराची समेत सिंध भर में प्राइमरी और मिडिल क्लासेस में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। स्कूल इंतजामिया ने हुकूमती इकदाम को खुशाइंद करार दे दिया। शाहिद एजाज रिपोर्ट करेंगे। महकमा तालीम सिंध के अहकामात के बाद कराची समेत सिंध भर में दूसरे मरहले में तंदुरुस्ती अमल का आगाज हो गया। सरकारी स्कूल हो या निजी, तलबा के चेहरे खुशी से खिल उठे। स्कूल की इंतजामिया ने SOPs पर अमल दरामद करते हुए तंदुरुस्ती अमल के आगाज को खुश आइंद करार दिया। हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात हमें दिए गए थे, बच्चे मास्क भी यूज करें, सैनिटाइजर भी यूज करें और सब डिस्टेंस से बैठे। हुकूमत की तरफ से जो भी हमें पॉलिसीज SOPs के हवाले से दी गई है तो उसको हम लोग बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और पेरेंट्स भी हमारे
بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں, لیکن سم ٹائم اگر کوئی بھی بچہ یا پیرنٹس وداؤٹ ماسک یا وداؤٹ سینیٹائز اسکول آتا ہے تو ہم بالکل الاؤ نہیں کرتے. حکومت کی جانب سے جو SOPs انہوں نے کہا ہے فالو کرنے کے لیے, ہم لوگوں نے بچوں کو اپلائی کروائے ہیں, بچوں کو ڈسٹینس کے ساتھ بٹھایا ہے, ان کو سینیٹائزر ماسک اپلائی کروایا ہے, اور اس کے ساتھ اسکول میں وہ آتے ہیں ریگولر, اور ڈسٹینس کے ساتھ ان کو بٹھایا گیا. محکمہ تعلیم سندھ نے اسکولوں میں SOPs پر عمل درآمد کو لازمی قرار دیا ہے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے صبح سویرے مختلف سرکاری اور ناجی اسکولوں کا دورہ بھی کیا. کیمرامین سراج عباس کے ساتھ شاہد اجاز, سچ ٹی وی, کراچی. ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا. یوٹیلیٹی سٹورز قیمتیں بڑھا رہے ہیں. LPG کی قیمت میں 3 روپے کلو اضافہ کر دیا گیا. فی کلو LPG کی قیمت 120 روپے تک جا پہنچی. اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں مسلسل تبدیلی جاری. ملک میں جاری مہنگائی سے عوام کا جینا پہلے ہی دوبر, اب مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا. یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کی بریکیں فیل ہو گئیں. گھی اور کوکنگ آئل سمیت مختلف اشیاء مہنگی ہو گئی. یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 33 روپے فی کلو تک مہنگا کر دیا گیا. ٹوتھ برش 14 سے لے کر 35 روپے, ٹوتھ پیسٹ کی قیمت میں 5 سے لے کر 20 روپے تک اضافہ کیا گیا. ریڈ چلی پاؤڈر 73 روپے, ملک چاکلیٹ کی قیمت میں 5 روپے, شیونگ کریم 20 روپے تک مہنگی کر دی گئی. صابن سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا, جس کا اطلاق ہو گیا. ادھر تبدیلی سرکار نے LPG کی قیمت میں 3 کلو اضافہ کر دیا ہے. فی کلو LPG کی قیمت 120 روپے تک پہنچ گئی. اوگرا کی جانب سے LPG کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. گرولر سلنڈر کی قیمت 1382 سے بڑھ کر 1416 روپے تک پہنچ گئی ہے. پیٹرول, مٹی کے تیل, لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار. 1 اکتوبر سے ڈیزل 2 روپے 40 پیسے سستا کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں گے پیٹرول, مٹی کے تیل, لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار. 1 اکتوبر سے ڈیزل 2 روپے 40 پیسے سستا کر دیا گیا. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 103 روپے 97 پیسے برقرار رہے گی. مٹی کے تیل کی قیمت 65 روپے 29 پیسے رہے گی. 1 اکتوبر سے ڈیزل 2 روپے 40 پیسے سستا کر دیا گیا. ڈیزل کی نئی قیمت 104 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی. اعلامیہ وزارت خزانہ نے جاری کیا. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 62 روپے 86 پیسے فی لیٹر رہے گی. سندھ حکومت نے RLNG گیس لینے سے ہی انکار کر دیا. صوبے سے نکلنے والی قدرتی گیس فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. سندھ حکومت ایک بار پھر 1 اکتوبر سے گاڑیوں سے ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرنا شروع کرے گی. عبدالقدیر رانا رپورٹ کریں گے. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا, جس میں اہم فیصلے کیے گئے. سندھ کابینہ کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ FBR کی جانب سے لکھے گئے خط میں درخواست کی گئی ہے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سندھ ان کی طرف سے گاڑیوں سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی کلیکشن شروع کرے. سندھ حکومت نے FBR کی جانب سے ایک مرتبہ 5 ارب روپے اور اس کے بعد 421.328 ملین روپے کی کٹوتی کے باعث 1 جولائی سے FBR کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی کلیکشن ختم کر دی تھی. اجلاس میں 1 اکتوبر سے ایک بار پھر گاڑیوں سے ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرنے کا فیصلہ کیا, جو مشروط ہوگا. سندھ حکومت اپنی شرائط سے ایک خط کے ذریعے FBR کو آگاہ کرے گی. سندھ کابینہ میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سندھ کو RLNG گیس نہیں بلکہ صوبے سے نکلنے والی قدرتی گیس چاہیے. تاہم ملیر, جامشورو اور ٹھٹا میں سوئی سدرن گیس کمپنی کو پائپ لائن بچھانے کے لیے زمین دینے کی منظوری بھی دے دی گئی. سندھ کابینہ نے 20 اضلاع کو آفت زدہ قرار دینے کی پوسٹ فیکٹو منظوری دی. اجلاس میں گندم کی قیمت پر غور و خوض کیا, جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سندھ حکومت 15 سے 20 اکتوبر کے درمیان گندم کی قیمت جاری کرے گی. کابینہ اجلاس میں اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے لیے معاوضے کی منظوری دی گئی. فیصلے کے تحت رواں سال 20 جون کو اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے کے شہدا کے لواحقین اور آپریشن میں حصہ لینے والے پولیس اہلکاروں کو معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. سندھ کابینہ نے 253 پولیس اسٹیشنز کو انویسٹیگیشن کے لیے فیکس 1 لاکھ روپے دینے کے فیصلے کے علاوہ کراچی سرکولر ریلوے کی الائنمنٹ سے سیوریج سسٹم کے فلو میں تبدیلی کے لیے 97.893 ملین روپے دینے, ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو چارٹر دینے, سندھ انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ پرفارمنگ آرٹ ایکٹ 2020 اور US ایڈ فنڈز پروجیکٹس کی اور US ایڈ فنڈڈ پروجیکٹس کی پروکیورمنٹ کو سندھ سیل ٹیکس سے استثناء دینے کی بھی منظوری دی. اجلاس میں انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھانے کے حوالے سے بھی غور کیا گیا. تاہم کابینہ نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ غور کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے 15 دن میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. ایجنڈے میں شامل دیگر امور پر بھی سندھ کابینہ کے اجلاس میں غور و خوض کے بعد فیصلے کیے گئے.
बात करेंगे खेल के मैदान से। कौमी नेशनल क्रिकेट कप से कबल बद इंतजामी की आला मिसाल सामने आ गई। कौमी सिलेक्टर्स ने कई नामवर क्रिकेटर्स को यकसर फरामोश कर दिया। दिल बर्दाश्ता क्रिकेटर्स ने बैरून ममालिक में जाने का ऐलान कर दिया है। नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान जूनियर ने सिडनी के वेस्टर्न सबर्ब क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया। वो नेशनल T20 कप में साउदर्न पंजाब की फर्स्ट 11 में शामिल न होने पर अफसरदा थे। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।